हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। हम इन दो चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है अपने चैप्टर रियल नंबर्स में, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम का कहना ये है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं है, मतलब जिसके फैक्टर्स खुद और वन के अलावा भी कुछ हो, है ना। कॉम्पोजिट क्या है? जिसके फैक्टर्स एक और उसके इटसेल्फ, है ना, उसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स हो, है ना, उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो इस थ्योरम का कहना है कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है हमारे पास, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा, मतलब सभी का एक ही जैसा आएगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं, मैंने मान लो ले लिया एक नंबर, मैंने ले लिया 36। ठीक है, तो 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होंगे? 2, 4, है ना, 4 3 जा 12 और ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो है इसके फैक्टराइजेशन हो गया और ये सभी प्राइम है, सभी फैक्टर क्या है? प्राइम। तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे आप तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, भले ही ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई 2 ऐसे लिख दे, 2 3 2 3, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स यही आएंगे, किसी और का कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये कहना चाहता है ये। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ गए कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, डेफिनेशन भी क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है पेपर में, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा इस पर अगर हम आगे बढ़े तो इस पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि कैन वी हैव एनी नेचुरल नंबर n where 7 raised to power n ends with the digit 0। कि क्या अपने पास कोई n ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जहां पर 7 raised to power n जो है वो 0 पर एंड कर जाए, 0 पर एंड कर जाए। तो देखो 7 raised to power n का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, कितना? अप टू n टाइम्स, ऐसा कह सकते हैं, n टाइम्स तक ऐसा चलेगा। अब देखो 0 पे एंड होने के लिए, कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है यानी कि उसमें 10 का मल्टीपल है, छुपा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 30 लिख दिया, तो 30 का मतलब 3 इंटू 10 है, तभी तो ये 0 पे एंड हुआ है। सही है, तो उसमें 10 चाहिए होगा मुझे, 10 नहीं है तो वो 0 पे एंड कभी हो ही नहीं सकता। सही बात है। अब 10 आने के लिए क्या चाहिए? 10 कैसे बनता है? 10 बनता है 2 इंटू 5 से। तो अगर मेरे पास 2 और 5 दोनों हैं तो 10 बन जाएगा, और 10 बन जाएगा तो 0 पे एंड हो जाएगा। तो अब 7 रेज टू पावर n जो है वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है। इसमें कहीं पर 2 मिल रहा है क्या? नहीं, है ना। तो आप कह सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 raised to power n does not consist of 2 into 5, therefore it cannot end with 0। ठीक है, ये 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 0 पे ख़त्म होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हुए, इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हम HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। तो एक बारी हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से HCF और LCM निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो जरा, जैसे अपने पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 84, 90 एंड 120। हम इनका HCF और LCM निकालने वाले हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या सीखा? प्राइम फैक्टर्स निकालना ही सीखा है। उससे कैसे HCF LCM निकाल सकते हैं वो समझते हैं। तो पहले 84 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे, है ना।
84 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84 है ना, दैट इज आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 है ना, ये बन गया क्या 84। अगर 90 को देखें तो 90 कैसा बनेगा, 2 इंटू 45 होता है, 45 को फर्दर फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3 अब 15 बचा तो 15 को दोबारा से 3 इंटू 5 लिख दो, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 3 जा 6 3 जा 18 इंटू 5 90, क्लियर है। यानी कि इसको आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 1। फिर बात करते हैं किसकी, 120 की। 120 होता है 2, अब ये 60 बचा है ना, 60 को लिखोगे 2 तो कितना बचा 30, फिर लिखोगे 2 तो कितना बचा 15 जो कि 3 इंटू 5 होगा। देख भी सकते हो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 3 जा 24 इंटू 5 120, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। सही है, क्लियर है। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर हम HCF की बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इस मेथड से कैसे HCF निकालोगे, तो इसका मतलब यही है कि जो सभी में कॉमन हो वो फैक्टर ढूंढ लो पहले तो, है ना। तो आप क्या ढूंढोगे, एवरी कॉमन फैक्टर, एवरी कॉमन फैक्टर। अब सभी में होना चाहिए, है ना। तो यानी जैसे कि आप देखो यहाँ पर 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको 3, लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 2 ले लूं क्या, तो 3 की पावर 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, पर सब में होना चाहिए ना। तो आप ऐसे करो कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर जहां पर भी हो, क्योंकि छोटी वाली से ये होगा कि अगर बड़ी है तो बड़ी के अंदर छोटी तो है ही ना। जैसे ऐसा कह सकता हूं क्या कि 3 की पावर 2 के अंदर 3 की पावर 1 तो है ही ना, समझ गए क्या। तो जो छोटी पावर है उसको लो आप, वो सब में होगा, ठीक है। तो एवरी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर सब में देखें तो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है। 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, 5 और 5 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, तो रहने दो। और 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो लिख लो 1, 3 की जो सबसे छोटी पावर है वो 1 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो अब इन तीनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा 6, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा नंबर है ये 6 जो तीनों को डिवाइड कर देगा, क्लियर है। तो ये तो आ गया अपना HCF। बात करते हैं LCM की। तो अगर LCM निकालना है इसी मेथड से, तो LCM का मतलब होता है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको इन सब का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। जो भी ये 3 नंबर है इन सब का मल्टीपल, तो इन सब के मल्टीपल के लिए यानी कि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, सीधी सी बात है। यानी ये जितने भी फैक्टर है ना ये सब आने चाहिए उसके अंदर, तभी बात बनेगी। तो आप क्या करोगे LCM में, आप लिखोगे एवरी फैक्टर, सारे फैक्टर आने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है सारे फैक्टर आने चाहिए, क्योंकि सबसे डिवाइड कराना है ना, तो सारे फैक्टर तो आने चाहिए। जैसे 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। पर फिर सबसे डिवाइड कराने के लिए अगर मैंने 3 लेके 3 की पावर 1 लिख दिया तो वो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 से थोड़ी डिवाइड हो पाएगा। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी पावर लेनी पड़ेगी सबकी, क्योंकि अगर बड़ी पावर लोगे तो छोटी पावर से डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ क्या करोगे, एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो लिख लेते हैं, 2 भी था, 3 भी था, 5 भी था और 7 भी था। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 की है 3, 3 की है 2, 5 की तो देख लेते हैं, 5 की 1 ही है और 7 की भी 1 है। तो 2 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, 9 इंटू 7 63 और ये 40,
तो देखो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25, तो 2520 जो है वो LCM हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप इस मेथड का यूज करते हुए LCM निकाल सकते हो। आगे बढ़े। अब हमसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट क्या था? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मतलब 1 और उसके खुद के अलावा भी और फैक्टर हो अगर, तो वो नंबर कॉम्पोजिट है। तो आप देखो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो 5 4 जा 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 प्लस 3 123, है ना, 123 लिख सकते हो। 123 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 3 से भी डिविजिबल है ना। और देखो दूसरी चीज, एक तरीका है, देखो इसमें यहाँ तक और यहाँ तक में 3 कॉमन है क्या, तो क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन निकल गया तो 1, ठीक है। तो ये बच गया 20 इंटू 2 1 कितना 5 4 जा 20 इंटू 2 40 प्लस 1 41, ठीक है। तो 3 इंटू 41 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 41 से भी डिविजिबल है, और 1 से तो डिविजिबल होता ही है, और जो ये नंबर बन रहा है 123 उससे भी डिविजिबल है, तो 2 से ज्यादा हो गया ना फैक्टर, है ना। तो आप कह सकते हो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore this is composite। ये कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, देखो जरा। अब यहाँ पर ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। डायरेक्ट नहीं लिखा होता, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया डायरेक्ट थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स, LCM ऑफ दीज नंबर्स, है ना। इसमें आपको पढ़ के समझना होगा। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना। सर्कुलर पाथ है, सोनिया को इस पाथ को पूरे कवर करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, एंड रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं सेम करने के लिए, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर चलते हैं, है ना। जैसे मान लो ये रवि यहाँ से निकला और एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सोनिया भी यहीं से निकली, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में निकले हैं, है ना। आगे कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वापस से, है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अब मिलना उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, यानी रवि को भी यहाँ पहुंचना है और सोनिया को भी वापस यहाँ पहुंचना है। तो एक ऐसा टाइम चाहिए जो यहाँ पर मिलाए इन लोगों को, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो रवि जो है वो 12 मिनट में हर एक राउंड कंप्लीट करता है, तो पहला राउंड 12 मिनट में हो जाएगा, दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा 48, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। और सोनिया की बात करें तो 18, फिर 36, फिर 54, क्योंकि 18 मिनट लग रहे हैं ना उसको, फिर 72, इस तरीके से चलेगा। तो मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जब दोनों इस जगह पर हों। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 36 मिनट पे दोनों एक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि एक राउंड करने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, यानी कि रवि जो है हर एक राउंड जब खत्म कर रहा होगा तो 12 के मल्टीपल पे चल रहा होगा, है कि नहीं। और सोनिया हर एक राउंड खत्म कर रही होगी तो 18 के मल्टीपल पे चल रही होगी। तो मुझे एक ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो दोनों एक साथ खत्म करे, है ना, ऐसा टाइम। ये कह लो कॉमन मल्टीपल ही तो चाहिए, और कॉमन मल्टीपल में हम ये तो चाहेंगे जितना छोटा मिल जाए, यानी जितना पहले वो मिल जाए उतना बढ़िया है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं हमें क्या चाहिए था इसके अंदर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था, सही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं 18 और 12 का। तो 18 के फैक्टर हो गए
2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 3 की पावर 1। एलसीएम अभी अभी लिखा था, क्या होगा? एलसीएम होगा एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, है ना। तो देखो सारे फैक्टर लिख दो पहले तो, 2 और 3 दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दो 2, और यहां से भी 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 इंटू 9 इज 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे वापस से। क्लियर है बात? समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे हमने HCF निकालना सीख लिया है ना, LCM निकालना सीख लिया, तो ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एक प्रॉपर्टी है अपने पास, इसको ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। कि अगर मेरे पास सिर्फ दो नंबर हैं A और B, है ना, A और B अगर दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो उनका HCF और LCM जो भी होगा, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। क्या कि दो नंबर हैं तो दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगली बात कि LCM हमेशा ही डिविजिबल होगा HCF से, LCM हमेशा ही क्या होगा? डिविजिबल होगा HCF से। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने कहा 2 और 3 है, या 2 और 6 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, 2 और 6 है, तो 2 और 6 का LCM क्या है? 6 है। 2 और 6 का HCF क्या है? 2 है। तो ये LCM है, ये HCF है। तो HCF तो वो छोटा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो सबसे बड़ा नंबर कह सकते हो जो इन दोनों को डिवाइड करे, और LCM वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है कि नहीं। तो जब इन दोनों, ये दोनों जो हैं इसके मल्टीपल है, और ये जो है इन दोनों का मल्टीपल है, यानी आप कह सकते हो कि HCF जो है वो LCM को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये बातें हमने समझ ली। इसके बेस पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF इज HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM of these two। अब दो नंबर है मेरे पास, एक है 306 और एक है 657, इन दोनों का LCM HCF दिया हुआ है। तो अभी मैंने पढ़ा फॉर टू नंबर्स, HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, है ना। तो अब देखो HCF कितना दिया है? 9, LCM हमें फाइंड करना है, और वो दोनों नंबर है 306 एंड 657, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऐसे LCM कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 9 से करें तो 9 1 जा 9, सॉरी 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचा 3 और 6 36, तो 9 4 जा 36। तो 657 और 34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, LCM आ जाएगा, है ना। तो देखो कितना, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, फिर 3 6 जा 18 और 1 19। तो ये आ गया 8, ये 3, ये भी 3, 9 2 11 और एक 12 और ये 2, ठीक है। 2 2, ठीक है, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये अपना LCM हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना
टॉपिक जो है वो प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी है, कि हमें कोई एक नंबर दिया होता है, हमें प्रूव करना होता है कि वो इर्रेशनल है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3+√2 इज इर्रेशनल नंबर। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको? हम ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं ना, हम पहले मान लेंगे कि ये इर्रेशनल नहीं है ना, फिर हम उसको गलत साबित करेंगे। तो देखो, अगर बात करें नंबर्स की, रियल नंबर की बात करें, तो दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल या इर्रेशनल। अब इर्रेशनल की बात करनी है तो मैंने कहा चलो नहीं है, मान लेते हैं इर्रेशनल। अगर इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। लेट 3+√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जाता है ना, p/q की फॉर्म में। देयरफॉर 3+√2 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। अब इसमें भी कंडीशन है, pq क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम, और साथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन है। अब इस 3 को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा p/q - 3। ठीक है, तो p/q मेरे हिसाब से रैशनल है और 3 तो रैशनल है ही। p/q रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट किया है तो रैशनल ही आना चाहिए, यानी ये हिस्सा रैशनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस √2 इज ऑल्सो रैशनल, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता कि √2 भी रैशनल है। √2 क्या है? रैशनल है। अब अगर √2 रैशनल है तो सेम वही बात कि √2 भी कुछ फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जहां पर सेम कंडीशंस आएंगी। क्या? ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आ गई। ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ गया √2 इंटू बी, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करी तो या तो आ गया ए स्क्वायर और इधर √2 का स्क्वायर 2 और ये बी स्क्वायर। तो अब देखो ए का स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। क्या? 2 इंटू समथिंग, यानी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होगा, है ना। कि इससे पता चलता है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब ए किसी नंबर का, ए क्या था मेरे लिए? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। ए किसी इंटीजर का स्क्वायर है। किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी उसके स्क्वायर में 2 आता होगा, तभी तो 2 का मल्टीपल आता होगा, और 2 का मल्टीपल 2 से ही बनता है कि नहीं। अब मैं कहने का मतलब ये है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो इसमें 2 तो आएगा ही ना, 2 इंटू कुछ, और वो कुछ भी 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, है ना। वो कुछ भी 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है ना, किया जा रहा है, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो वो इंटीजर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? होगा कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो वो इंटीजर, देखो a इंटू ए इज डिविजिबल बाई 2, यही मतलब था। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही नंबर है और दोनों इंटीजर है और 2 खुद एक प्राइम नंबर है। अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a का स्क्वायर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। a का स्क्वायर 2 का मल्टीपल तभी बन सकता है जब a खुद 2 का मल्टीपल हो, और नहीं तो नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात ये है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर a कोई इंटीजर है और उसका स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है तो वो a खुद भी प्राइम से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि a को 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। a 2 इंटू समथिंग है। अब a 2 का मल्टीपल है तो आप क्या करो, इसको इसके अंदर पुट कर लो पहले में, है ना। पुट इट इन 1, पुट इट इन 1। अगर 1 में रखेंगे
तो 1 क्या था, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब a की जगह मैं 2m रख रहा हूँ। 4m स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इस 2 से कट रहा है, तो अब देखो यहाँ से b स्क्वायर आ गया 2 इंटू एम स्क्वायर। तो फिर वही बात कि b जो है वो 2 से डिवाइड होता होगा, यानी कि, है ना। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से, और b को इंटीजर था, किसी इंटीजर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये वो खुद इंटीजर भी डिवाइड होगा ही होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। पर हमारी बात हुई थी कि a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, हमने जो माना था वो तो गड़बड़ कर गया। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, है ना, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमने जो माना था उसको गलत बोल रहा है ये, तो हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमने क्या माना था, हमने √2 को रैशनल मान लिया था, √2 रैशनल नहीं है। यही तो बात साबित हो गई यहाँ पर, इसको रैशनल के चक्कर में तो ये सब हुआ। तो यानी कि ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। पर ये रैशनल आया क्यों था, इसको रैशनल मानने की वजह से, यानी कि ये भी इर्रेशनल है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप कह सकते हो कि हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारे अजम्पशन को। देयरफॉर 3 + √2 इज इर्रेशनल। समझ में आ गई बात, इस तरीके से हम इसको साबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी सेम ही है इसके जैसा ही। 5 - 2√3 इज इर्रेशनल, है ना। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, क्या करोगे, लेट 5 - 2√3 इज रैशनल। अगर मैंने इसको रैशनल मान लिया तो ये कैसा बन जाएगा, वही p/q, जहां पर p और q के बारे में क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स विद नथिंग कॉमन, यानी कि को प्राइम, और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करो, 2/√3 को उधर भेज दो, p q को इधर ले आओ, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5/2 - p/2q। अब यहाँ समझना, 5/2 रैशनल है, p/q रैशनल था, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, अभी भी रैशनल है। तो ये पूरा पार्ट रैशनल है क्या, यानी इसके हिसाब से √3 रैशनल है, इसके हिसाब से √3 रैशनल है। पर मैं जानता हूं, जैसे अभी मैंने √2 को दिखाया है रैशनल, वैसे ही मैं इसको भी दिखा सकता हूं। तो हम कह सकते हैं बट वी नो, है ना। आपको अगर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि √3 इरेशनल है, जैसे हमने पिछले में किया था, ठीक है, इस तरीके से। बट वी कैन प्रूव दैट √3 is irrational. Therefore 5 - 2√3 is irrational. समझ गए क्या, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है अपने पास। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर p/q कोई भी एक रैशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। और आप q के बारे में बात करेंगे कि q जो है अगर इस फॉर्म का है, 2 × 5 के फॉर्म का है, तो आप क्या कहोगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ 15 को 10 से डिवाइड करो तो आप सीधा कहोगे ना 1.5, है ना, 1.5। अगर मैं आपसे कहूँ 2032 को 100 से डिवाइड करो तो आप सीधा कहोगे ना 20.32। तो आप ये जानते हो अगर नीचे 10 की पावर है, नीचे 10 की पावर है, तो जितने जीरोस है ना उतने पहले आप डेसिमल लगा देते हो, सीधा आंसर आ जाता है। तो 10 होने से आपको यह निकालना कितना ज़्यादा इजी पड़ता है। पर अगर मैं आपसे यही कहता 1/2 तो आप बता देते
लेकिन आप कहते हैं इसमें तो 10 नहीं था, तब भी कैसे बता दिया मैंने 0.5 आएगा। तो देखो क्या है, ऐसे केस में आप 10 बना सकते हो इसको, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, तो ये बन गया 5/10 जो कि 0.5 हो गया ना, एक के पहले डेसिमल लगा दिया आपने, समझ गए। तो अगर, और सेम आप इसको भी बना सकते हो 0.2, वही सेम 10 बनाने के लिए नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 2/10 जो कि 0.2 ही तो है। तो नीचे अगर 10 बन गया तो आप डेसिमल को टर्मिनेट करवा सकते हो आराम से, पर 10 नहीं बना तो टर्मिनेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो 10 बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 2 और 5, तो अगर आपके पास दोनों हैं तब तो बढ़िया ही है, पर अगर खाली 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो, और खाली 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो। पर इसके अलावा कुछ और है तो उसको 10 नहीं बना पाओगे, जैसे 3 है, 3 को कैसे 10 बनाओगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे ना, 10 नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का है, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ये पावर, 0 भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 मतलब मान लो m 0 है तो 2 नहीं होगा, खाली 5 होगा, तो खाली 5 होगा तो भी तो हमारा काम चली जाएगा, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ठीक। और देखो, अगर p/q जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया है ना, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस तरीके का नंबर होता है कुछ, जैसे 0.6 बार कह लो या 0.66666, ठीक है, ये रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा, है ना। तो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो वो नंबर अपने लिए इर्रेशनल नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी दिख सकता है, कैसा भी दिख सकता है, जैसे 1.12 13 14 15 कुछ भी, 72 1 5 6 7 8 कुछ भी, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो, मतलब ना तो रुके ना तो रिपीट करे, कुछ भी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट कर रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है, सही है। अब देखो, इसमें पूछ रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ दिस विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। तो देखो, अब मेरे पास जो नंबर है वो है 987 और ये है 10500। तो देखो ये 3, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p/q अगर लिखा है तो pq को प्राइम हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 की टेबल में आ रहा है 9 8 17 और 7 24 और नीचे तो 6 बन ही रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 3 9 जा, फिर 3 2 3 3 जा 9 1 3 5 जा, दोबारा से कट रहा है क्या, 329, अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा है ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं चलो, ठीक है। 7 से कट रहा है क्या, 7 4 जा 28, हाँ कट रहा है ना, 7 से काट दो, 7 4 जा 28, बचा 4 4 4 और 9 49, 7 7 जा 49, फिर ये 7 5 जा कट रहा है ना, ये 47 47 किसकी टेबल में आता है, 47 किसी की टेबल में नहीं आता है ना, तो 47/500 हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 500 के फैक्टर निकालो, डिनोमिनेटर के फैक्टर ही तो निकालने होते हैं। तो 500 के फैक्टर निकाले मैंने,
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100 और 100 होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 4, सही है। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ऐसा कुछ बना है ना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका अगर देखें तो p बाई क्यू में डिनोमिनेटर जो है q इज ऑफ द फॉर्म, q का मतलब यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, है ना, वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसलिए आप कह सकते हो कि दैट एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेटिंग होगा, सही है। ये तो हो गया। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया था कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, है ना, यही पूछा गया था कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अगर हमसे पूछा जाता कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या, तो भी हम बता सकते थे बहुत आसानी से। देखो 47/500 था और इसको आप देखोगे तो ऐसे ही लिखा है ना मैंने, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो देखो आपको नीचे 10 बनाना होता है, सिंपल है ना। तो ये तो बन गया, देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो बन गया 10 की पावर 2, है ना, क्योंकि एक 2 और एक 5 से एक 10 बनता है, दो 2 और दो 5 से दो 10 बनेंगे, एक 5 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए अपने को एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, तो ये हो गया 94/10 की पावर 3 दैट इज 1000। तो 3 के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 94 और एक और 0, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। तो ये अपना रियल नंबर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में अगर हम देखें तो हमें मेनली क्या पढ़ना है यहाँ पर कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है। ये सब हमने 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना, ये सब 9th के टॉपिक थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, जीरो का क्या मतलब होता है ना, ये सब चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी। स्टिल मैं आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x² + 4x + 3, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो जीरोस का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है x y z जो भी हो, उसकी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से ये पूरा जीरो के इक्वल बन जाए, वो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो अब वो निकालने का तरीका क्या है, आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर निकालने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको आप बोलते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका यूज करते हुए आप फैक्टर निकाल सकते हो, है ना। तो वो कैसे होता है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x² का कोफिशिएंट है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 = 3, और बीच में जो मिडल टर्म है यानी x का कोफिशिएंट 4, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट ऐड करने पे 4 आए पर मल्टीप्लाई करने पे ये जो आया हुआ है यही आए। तो 3 और 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दो। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 4 को लिख दिया 3 + x और ये 3। अब पेयर में कॉमन लेंगे, पहले दो में जो भी कॉमन है, जैसे x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कह सकते हो। अब इस पूरे में x + 3 कॉमन है, ये रहा और ये रहा, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 1, तो ये दोनों फैक्टर आ गए। हमें बताना था जीरोस क्या होंगे, जीरोस का मतलब कि ये कब जीरो के इक्वल होगा, है ना, ये कब जीरो के इक्वल होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो,
यानी अगर ये 0 हो जाए तो भी ये 0 होगा, या ये 0 हो जाए तो भी ये 0 ही होगा, है ना। तो x + 3 0 हो या x + 1 0 हो तो भी बात बन जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कोई दिक्कत है, ये दोनों अपने जीरोज आ गए। मतलब इन दोनों को जब वापस उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल ही आएगा। क्लियर है, तो ये तो 0 निकालना हो गया, ठीक है। अब एक चीज होती है कि जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जो है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो रिलेशन हम समझते हैं। देखो, उसको समझने के लिए एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ये पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले मैंने, है ना, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके जीरोज निकालते हैं ना। मैंने ले लिया 2x² + 6x + 8, है ना, इसके जीरोज निकालने हैं आपको। तो सेम वही काम करोगे आप, है ना। टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 6, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से 2 × 6 = 12, और बीच में क्या है 8, इसके दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐड करने पे 8 है और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो 2 और 6 ही कर दें, 2 और 6 ही कर देते हैं, ठीक है, बात बन जाएगी। तो चलो कर देते हैं। ये बन गया अपना 2x + 6x, और ये बन गया 6, 2 कॉमन, x भी कॉमन तो x + 1, 6 कॉमन, x + 1, पूरे में x + 1 कॉमन तो 2x + 6, ठीक है। अब मुझे चाहिए थे जीरोस, तो 0 के इक्वल रखना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो बात बन जाएगी, है ना। मतलब ये 0 हो तो भी ये 0 आएगा, और ये 0 हो तो भी ये 0 ही आएगा। तो क्या मैं देख रहा हूं कि -1 और -3 इसके 0 आए, और पहले भी क्या जीरोज आए थे अपने, -1 और -3 ही आए थे क्या, बिल्कुल, है ना। तो आप देख पा रहे हो क्या, दोनों के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था ये समझना है क्या, ये समझने के लिए आप देखोगे ध्यान से, तो इस पॉलिनोमियल में अगर 2 कॉमन लोगे ना तो आप देख पाओगे तो वही पॉलिनोमियल बन जाएगा वापस से, है ना। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 के अलावा किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए क्या, उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझना बात को, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि होता है ax² + bx + c। अब मैंने कहा कि मान लो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज, मतलब जो दो जीरोज हम निकाल रहे थे ना अभी क्वेश्चन करके, ठीक है, ये जो दोनों आए ये जीरोज हैं। इन जीरोज को इन जनरल नाम रख दिया कि एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो x - अल्फा एक फैक्टर रहा होगा, x - बीटा एक फैक्टर रहा होगा, जाहिर सी बात, देख पाओ x + 3 एक फैक्टर था, x + 1 एक फैक्टर था, तभी तो इन दोनों से दोनों जीरोज आए, है ना। अब ऐसा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये पॉलिनोमियल आना चाहिए क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जरूरी नहीं था कि वो पॉलिनोमियल आए। रीजन क्या है, आप देखो, जो भी अपने फैक्टर आते हैं ना, ठीक है, जो भी अपने फैक्टर आते हैं उसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लेता यहाँ से पहले ही, अगर वो 2 कॉमन ले लेता तो उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं बना पाता वो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट से वो पॉलिनोमियल नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, एक कोफिशिएंट भी ले लेते हैं के, ठीक है, कोफिशिएंट भी ले लेते हैं के। द रीजन इज, समझो, आपने कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल बन जाएगा, आपने ऐसा कहा, तो ऐसा है, तो देखो जरा, समझना बात को।
इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में जीरो क्या है, -3 -1, तो इसके हिसाब से इन दोनों से बने फैक्टर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल आना चाहिए, आ जाता, मान लिया। अगले वाले पार्ट पे चलो, इन दोनों से जो जीरोज आए वो आए -1 और -3, तो -1 -3 से जो फैक्टर बनता वो तो ये बनता ना, और इससे पॉलिनोमियल ये आता, तो ये तो कभी आ ही नहीं पाता ना फिर, ठीक है। इसीलिए आप ये कभी नहीं कहोगे कि जो दो जीरोज आए उनसे जो दो फैक्टर बने उन्हीं का प्रोडक्ट वो होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वहां पर एक के लिया हुआ है कि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट में भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरोज तभी वही रहेंगे, ठीक है। फिर मैंने इनको कंपेयर किया, इनका ये पूरा और ये अपना पॉलिनोमियल दोनों सेम रहने चाहिए, ठीक है, ऐसा हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे अंदर ये आ गया, फिर ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा एक्स और के अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ही है ना। तो अब इनको कंपेयर करने से मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये तो सेम होने चाहिए, एक्स वाला टर्म एक्स वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल। तो कंपेयर किया तो ए की वैल्यू तो आ गई के, बी आ गया ये पूरा, सी आ गया ये पूरा। अब के की जगह ए रख दें, के की जगह ए रख देते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये ए को नीचे भेजोगे तो -b/a आ जाएगा। तो ये मैंने एक चीज़ समझी कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो दोनों का सम जो होगा वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पर b और a क्या है, ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कांस्टेंट टर्म, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर जब k की वैल्यू a रखी तो a नीचे भेजोगे तो c/a आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स है ना, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने कुछ रिलेशन पढ़े, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो और अल्फा प्लस बीटा ही तो क्या है, एक तरीके से जीरोस का सम नहीं है क्या, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या अल्फा इंटू बीटा नहीं है क्या, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ही तो जीरोस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, ठीक है। और साथ में अगर जीरोस दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या बनता है वो हमने देखा अभी कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पॉलिनोमियल अपना बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ ए। अब जीरो होने का मतलब है कि इस 1 को अगर x की जगह पुट करोगे तो पूरा जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो पुट कर लेते हैं, p ऑफ 1 शुड बी 0, तो p ऑफ 1 यानी x की जगह 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए इज ए 3a माइनस 1 है ना, 3a माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस का 1, a माइनस 3 इज -2a और ये 3 माइनस 1 इज 2, इस 2 को उधर भेज दो तो -2a इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन बी जो है अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर मैं कहूँ कि अल्फा इज दी जीरो, अल्फा बी दी जीरो, अल्फा अगर जीरो है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1/अल्फा, तभी तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जीरोस के बारे में मैंने अभी भी पढ़ा कि जीरोस को अगर जोड़ें यानी सम करें, है ना, तो वो -b/a के इक्वल होता है ना, जहाँ पर ए बी सी क्या थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये अपना पॉलिनोमियल हुआ करता था, ये पॉलिनोमियल था ना, जहाँ पर a हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। और अल्फा और 1/अल्फा में मैंने एक खास चीज़ देखी है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये कितना आएगा, कट के 1 आएगा, हाँ है ना, सही है। तो मुझे पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है,
1 आ रहा है, हाँ है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सी बाई ए के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सी बाई ए के इक्वल होता है, तो सी कितना है, सी दैट इज कांस्टेंट टर्म के, और ये 2 के अपॉन 2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अब क्या फाइंड करना है, जीरोस और उनके बीच का जो कोफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई कराना है। तो जीरोस निकालने के लिए हमने तरीका पढ़ ही रखा है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से यानी 1 इंटू 15 माइनस का है, तो -15 आ गया, और बीच में 4√3, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। अब देखो भाई 15 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 15 तो कैसे ही आएगा, 5 इंटू 3 से ही 15 बन सकता है, ठीक है, और 5 इंटू 3 से 15 बनेगा, और मुझे √3 की भी बात करनी है कि नहीं, दो नंबर्स को ऐड करने पे रूट का 3 भी रहा हुआ है, तो √3 तो तभी आता है ना जब √3 हो, उसमें ऐड करने पे तभी √3 आ सकता है जब दोनों नंबर में √3 हो, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ है ना, तो एक इसको ले लो एक इसको, बढ़िया है ना, हो जाएगा काम, 5√3 इंटू √3 और 5√3 और ये √3, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 4√3 आएगा, और इसको माइनस का लेके मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 ही तो चाहिए था, ठीक है, तो ये बात बन जाएगी। इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख लो, 5√3x माइनस √3x माइनस 15। अब इन दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन है, x प्लस 5√3 बच जाएगा, और इन दोनों में √3 कॉमन है, तो यहाँ से माइनस से कॉमन लिया तो x, और 15 में से √3 निकाल लिया तो 5√3 तो बचेगा है ना, तो पूरे में से x प्लस 5√3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से √3। अब जीरो फाइंड कर रहे हो तो ये जीरो के इक्वल देखना पड़ेगा कब होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मतलब या तो ये जीरो हो, ठीक है, या दूसरा वाला, क्लियर है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई -5√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3, ठीक है, ये दोनों अपने क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, जीरोज हो गए। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं रिलेशन है दो, क्या कि जीरोस का जो सम होगा वो -b/a के इक्वल होगा, सम यानी कि इन दोनों को ऐड करो, एक है -5√3 और एक है √3, -5√3 और √3 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4√3 आ गया, क्या ये आ गया, चलो रख लेते हैं, और इधर से -b/a, b क्या था, x का कोफिशिएंट दैट इज 4√3 और a था x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, 4√3/1, तो ये -4√3 ही तो आ गया, तो ये देखो दोनों सेम आ गए, चलो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, चलो -5√3 इंटू √3, तो 5, तो ये चलो 5 है, √3 इंटू √3 3, -5 इंटू 3 इज -15, और c/a, c कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज माइनस का 15 और a तो 1 है ही, तो -15/1 जो कि -15 ही आ गया, दोनों सेम आ गए, तो इस तरीके से हमने रिलेशन भी वेरीफाई करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। भाई जब भी हमें जीरोस दिए हों तो पॉलिनोमियल क्या रहता है, पॉलिनोमियल होता है
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये अपना पॉलिनोमियल रहता है। ठीक है, अब देखो सम करते हैं जीरोस का। एक है 3 प्लस रूट 2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 2, और प्रोडक्ट करते हैं तो 3 प्लस रूट 2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 2। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 3 और 3 6, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 इज 7। ठीक है, तो ये अपना पॉलिनोमियल बन गया। जब भी ये दोनों जीरोस दिए हैं, दो जीरोस दिए हों तो पॉलिनोमियल निकालने का ये तरीका है, अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं, पॉलिनोमियल जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के, तो आपको सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, जीरोस के रेसिप्रोकल का सम चाहिए। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इनके रेसिप्रोकल का सम, ये मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं ये फाइंड करना है, इसका मतलब एलसीएम लूँ तो क्या चाहिए, अल्फा बीटा, और ये ऊपर पहुंच के बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, मुझे यही तो चाहिए। यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, यही तो चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, जो कि कितनी मिल गई, बी कितना -7, ए कितना 5, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 5, ये तो मिल गया मुझे। और प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितना होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना मिल गया, सी दैट इज 2 अपॉन 5, तो ये भी मिल गया। इन दोनों को यहां पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 7 अपॉन 5 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 अपॉन 5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल और ये आ जाएगा 7 अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 7 अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने अपना जो रियल नंबर्स चैप्टर है और पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका वन शॉट किया, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको डिस्कस किया है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।